गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको पिछले चैप्टर का पूरा वीडियो दिया जा चुका है। आप उसको अच्छे से रिवाइज करके उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए है। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर प्रत्यास्थता पढ़ा था। प्रत्यास्थता के बारे में लगभग सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। उससे रिलेटेड जितने भी डेरिवेशंस थे उनको सॉल्व किया। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स उस टॉपिक से रिलेटेड होते हों उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाए तो उसको आप मुझे पर्सनली सेंड करिए और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं उसको सॉल्व करके बहुत जल्दी से आपको उसका सल्यूशन दूँ। और साथ ही साथ अगर आपको कई सारे मल्टीपल टॉपिक्स में समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए और वी विल ट्राई कि हम उस पर एक डाउट सेशन बनाएं, डाउट क्लियरिंग सेशन बनाएं और उसमें आपकी समस्याओं के बारे में ही हम बात करेंगे। बाय नेम हम लोग बताएंगे कि फला स्टूडेंट का ये परेशानी है, ये क्वेश्चन आया था और उसका सल्यूशन चाहे वो फिज़िक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या मैथमेटिक्स में हो। वीडियो को गंभीरता से देखिए और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरह की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं इन वीडियोस को देखने के बाद। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं वो चैप्टर है भौतिक विज्ञान क्लास 11th के लिए। चैप्टर का नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। चैप्टर है तरलों के यांत्रिक गुण। अब इस चैप्टर में हमको द्रवों के बारे में पढ़ना है। तरल कौन कौन से लोग हैं? कोई भी गैस या कोई भी द्रव, दोनों ही सम्मिलित रूप से तरल कहे जा सकते हैं। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमको सिर्फ तरलों के यांत्रिक गुण के बारे में पढ़ना है और इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो इसी का पार्ट 2 होगा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे तरलों के गतिक गुण के बारे में। उसमें डायनेमिक्स ऑफ वाटर या डायनेमिक्स ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स, यू कैन से हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में, यहाँ पे स्थैतिक गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। पहली बात आती है आदर्श तरल कौन से हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है। इस पूरे चैप्टर में हम जिस तरल की बात करेंगे वो तरल होगा आदर्श तरल। आदर्श तरल क्या है? एक ऐसा तरल जिसमें निम्न 2 प्रॉपर्टीज पाई जाएं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? उसकी श्यानता 0 होनी चाहिए और वो पूर्णतया असंपीड्य होना चाहिए। 2 खास बात। ऐसे तरल को हम आदर्श तरल कहते हैं जिसकी श्यानता क्या हो? 0 हो और जिसकी संपीड्यता अनंत हो, या हम ये कहें कि वो पूर्णतया असंपीड्य हो। मतलब क्या है इन बातों का? श्यानता 0 होने का मतलब क्या हुआ? अगर हम उस तरल की सतहों के बीच गति करा दें तो तरल के सतहों के बीच कोई घर्षण बल ना कार्य कर रहा हो तो कहेंगे कि द्रव पूर्णतया अश्यान है। श्यानता के 0 होने का मतलब वो अश्यान द्रव है, नॉन विस्कस फोर्स है। यू कैन इमेजिन एक गिलास में हम पानी लें और उसको चम्मच से स्टीयर कर दें, घोल दें। अब पानी आपका मोशन करने लगेगा सर्कुलर फॉर्मेट में। अब अगर वो पानी की गति के दौरान उसकी सतहों के बीच कोई घर्षण बल ना कार्य कर रहा हो तो हम कहेंगे कि द्रव अश्यान है। मतलब उसकी सतह के बीच कोई भी प्रतिरोधी बल कार्य नहीं कर रहा है। दूसरी बात असंपीड्यता। नाम से ही क्लियर है कि ऐसे द्रव जिनको बिल्कुल भी दबाया ना जा सके, मतलब दाब लगाने पर उनके आयतन में परिवर्तन ना हो, ऐसे द्रवों को क्या कहते हैं? असंपीड्य। तो आदर्श तरल या आदर्श द्रव वे द्रव हैं जिनकी संपीड्यता अनंत होती है या फिर जिनकी श्यानता 0 होती है। सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं ऐसे द्रव जो पूर्णतया असंपीड्य तथा अश्यान हो आदर्श तरल कहलाते हैं। इस चैप्टर में जब भी हम लोग तरल वर्ड यूज़ करेंगे तो तरल का सीधा सा सेंस रहेगा कि हम लोग आदर्श तरल के बारे में बात कर रहे हैं। आदर्श तरल के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि तरल के कारण उसकी सतह पर, उसकी पेंदी पर, उसके आधार पर दाब कितना लगता है। तो नेक्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं तरल दाब की। अब दाब क्या है पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा। दाब क्या है? किसी भी वस्तु के कारण या किसी भी तरल के कारण उसके आधार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर
जो बल कार्यरत होता है वही दाब कहलाता है। सिंपल शब्दों में बात करें, मान लेते हैं कोई भी बर्तन है, बर्तन में द्रव लिया गया है, द्रव का द्रव्यमान m है, इसके आधार का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो आधार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर द्रव के भार के कारण जो बल लगेगा ना, वही बल कहलाता है दाब। मतलब अगर मैं बोलूँ आधार A है और इसके पूरे द्रव के संपूर्ण भाग के कारण उसके पेंदी पर लगने वाला बल है F, तो F अपान A को ही द्रव की पेंदी पर लगने वाला दाब कहते हैं। दाब कैसी राशि है? दाब अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, तो आखिर भाई सदिश क्यों नहीं हुई? तो दाब हमेशा परिणामी ज्ञात कराने के लिए पास्कल के नियम का उपयोग करता है। सदिश राशियों में दो चीज़ें होती हैं, पहला परिमाण होना चाहिए, दूसरा दिशा होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनमें परिमाण भी है और दिशा भी है, फिर भी वे सदिश नहीं हैं। जैसे दाब और विद्युत धारा। दाब क्यों सदिश नहीं है? क्योंकि ये पास्कल के नियम का पालन करता है। विद्युत धारा क्यों सदिश नहीं है? क्योंकि ये किरचॉफ के नियम का पालन करता है। आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। दाब का मात्रक क्या होगा? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे हम सिंपल शब्द में कहते हैं ये पास्कल है। दाब का जो व्युत्पन्न मात्रक है वो पास्कल होता है और सामान्य मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब को हम लोग वायुमंडलीय दाब में नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो लोग हम आगे उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो हमको ये डेवलप करना है, तरल दाब के बारे में आपको पता चल गया। अब हम निकालने चल रहे हैं कि तरल दाब का सूत्र क्या होगा। मान लेते हैं कोई बर्तन है, बर्तन में h ऊंचाई तक कोई द्रव भरा हुआ है। अगर मुझे द्रव का घनत्व पता हो तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस द्रव के कारण उसकी सतह पर लगने वाला कुल दाब कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। माना कोई बर्तन है, बर्तन में h ऊंचाई तक कोई भी द्रव भरा हुआ है, यहाँ तक। अब इस द्रव का जो घनत्व है मान लेते हैं रो, या सिंपल शब्दों में कहें तो d फॉर डेंसिटी, घनत्व है d, और इस बर्तन के आधार का क्षेत्रफल है कैपिटल A। तो अगर अब हम जानना चाहें कि ये बर्तन में भरा द्रव अपने आधार पर कितना बल लगाता है, तो बल किसके बराबर होगा? उस द्रव के भार के बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रव के कारण आधार पर कार्यरत बल, आधार पर कार्यरत बल किसके बराबर होगा? स्वयं द्रव के भार के बराबर। भार का मान कितना? m इंटू जी। यम क्या है? बर्तन में भरे द्रव का कुल द्रव्यमान। अब आपको अच्छे से पता होगा कि घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम, या हिंदी में बोले तो द्रव्यमान बटे में आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन। तो यम के प्लेस पे हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिख सकते हैं। जी पहले से ही था। अब अगर हम यहाँ पे आयतन की बात करें तो आयतन कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल है a, ऊंचाई है h। तो आयतन के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं d इंटू ए इंटू एच इंटू जी। क्या पता चल गया? किसी बर्तन में भरे द्रव के कारण उसकी पेंदी पर कार्यरत कुल बल आ गया। जब हमको बल पता चल चुका है तो बल बटे क्षेत्रफल का यूज़ करके हम पेंदी पर लगने वाला दाब निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। बल आ गया, इतना हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ, अतः पेंदी पर कार्यरत दाब, अतः बर्तन की पेंदी पर आरोपित दाब इज इक्वल टू, दाब कितना होगा? P इज इक्वल टू एफ अपान ए। फोर्स कितना? अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ बेस मल्टीपल में हाइट मल्टीपल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पूरे के अपान में ए से ए कैंसिल हो गया। अगर इसको हम एडजस्ट कर लें तो हो जाएगा एच डी जी। सिंपल शब्दों में किसी भी बर्तन में भरे हुए द्रव के कारण उसकी पेंदी पर लगने वाला दाब कितना होता है? P इज इक्वल टू एच डी जी। मतलब किन किन बातों पर निर्भर है? पहला तो कितनी ऊंचाई तक द्रव भरा है, दूसरा जो द्रव भरा है उसका घनत्व कितना है, और तीसरा गुरुत्वीय त्वरण कितना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि पहाड़ों पर अगर हम जाएं तो दाब के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो सिंपल सी बात है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच,
हाइट बढ़ने पे प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम कारण सहित समझ सकते हैं। आप अपनी किताब से एक बार देखिए कि कौन कौन से तथ्यात्मक बातें हैं जिनके बारे में हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।